साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ चेक मैटर को लेके। साथियों कई बार ये होता है कि आप खाली चेक जो है परिवादी को देते हैं और जो एक्चुअल अमाउंट है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा अमाउंट परिवादी भरकर कोर्ट में लगाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि परिवादी की जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल कैपेसिटी है लेंडिंग की वो होती नहीं है और उसको सस्टेन करने के लिए वो झूठ कहता है या झूठ कहती है। और अल्टीमेटली कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक में पैसा जमा कराने की बजाय अनअकाउंटेड मनी को घर में रखकर, जैसा उसके कंडक्ट से जो है दिखाई देता है, उससे जो है ब्याज कमाई जाती है, जो आरबीआई की स्वीकृत ब्याज है उससे भी कई गुना ज़्यादा। तो क्या ऐसे मनी लेंडर्स को बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ हम क्या राइट्स कानून में रखते हैं? बीइंग अ डिफेंस काउंसिल ये समझाना जो है आपको ज़रूरी है, क्योंकि देखो भैया, लोग कितना ही मेरे बारे में खिलाफ बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं डिफेंस काउंसिल था, हूँ और रहूँगा। मेरा काम है उन प्रोसिक्यूशंस को तबाह करना जो झूठे हैं और जिनके जरिए इनोसेंट अक्यूज पर्सनस की लिबर्टी के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। पर सबसे पहले आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। जो कुछ बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके राइट्स को सिक्योर करने वाला है। लाखों रुपए की बात आपको आज मैं समझाने वाला हूँ। साथियों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जजमेंट जो है ये प्रोनाउंस किया है कर्नाटका हाईकोर्ट ने, धारावाद बेंच ने, और जजमेंट का डेट है 6 फरवरी 2023 और संबंधित पक्षकार है उनका नाम है एम जयश्री वर्सेस HM मृत्युंजया। साथियों यहाँ पर एक क्रिमिनल अपील जो है फाइल हुई है सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 CRPC में, और कोर्ट से मांग की गई कि जो एडीजे कोर्ट का ऑर्डर है जिसके जरिए कंसर्न अक्यूज को एक्विट किया गया है उसे सेट असाइड किया जाए, और जो एडिशनल सीनियर सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है उसे रिस्टोर करते हुए जो अक्यूज को कन्विट किया गया है उस ऑर्डर को जो है वो रिस्टोर किया जाए। साथियों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि इस मामले में एक कंप्लेंट जो है पेश हुई थी सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत, जिसके फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या थे कि कंसर्न जो कंप्लेनेंट है उसका हस्बैंड है लेट मारुति, और अक्यूज जो हैं आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा कंटेंशन फाइल पर है क्योंकि दोनों एक साथ KSRTC में जो है काम कर रहे थे। और हस्बैंड की डेथ के बाद जो कंप्लेनेंट है उसे सर्विस बेनिफिट मिले, और उसका ये कहना है कि चूँकि हमारी पुरानी जान पहचान थी जिस कारण अक्यूज मेरे पास पहुंचा कि मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, और जिसके लिए अक्यूज़ ने जो है एक हेड लोन जो है बोरो किया और करीबन 2 लाख रुपए का ये लोन था, और ये लोन जो है 5/1/2007 को जो है लिया गया टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंसेस एंड डिस्चार्ज ऑफ अदर डेट्स। और उसने ये एग्री करा कि मैं ये अमाउंट चुका दूंगा और 24% पर एनम जो है आपको इसका इंटरेस्ट भी दूंगा। और ये लोन जो है शॉर्ट पीरियड के लिए लिया गया था, और जब ये लोन नहीं दिया गया तो अल्टीमेटली कंप्लेनेंट ने जो है इंसिस्ट किया रीपेमेंट के लिए, और अक्यूज़ ने एक PDC चेक जो है जारी कर दिया 2 लाख रुपए का, जिसका डेट था 3 दिसंबर 2008। जब ये चेक बैंक में लगाया गया तो ये चेक जो है बाउंस हो गया विद अ रिमार्क फंड्स इनसफिशिएंट, और कंसर्न कंप्लेनेंट ने जो है नोटिस जारी करा, ये आप सबको पता है। और नोटिस के लिए प्रावधान है सेक्शन 94 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, और सेक्शन 138 NI एक्ट मैंडेट करता है कि आप नोटिस दोगे, और नोटिस देने के 15 डेज में अगर अमाउंट पे नहीं होता है और नोटिस जो है सर्व हो गया है तो उस सिनेरियो में आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन बनता है। पर अगर नोटिस दे दिया है और 15 डेज पूरे नहीं हुए हैं और उससे पहले आप कंप्लेंट दाखिल करते हो, देन इट वुड बी अ प्रीमेच्योर कंप्लेंट। तो यहाँ पर अक्यूज ने जो है अमाउंट पे नहीं करा, ऐसा आवर्मेंट है, जिस कारण 138 में जो है परिवाद पेश हुआ। मजिस्ट्रेट ने कंसर्न कंप्लेनेंट को जो है एग्जामिन किया एज पर सेक्शन 200 ऑफ CRPC। ये चीज़ क्या है, इसको हम समझते हैं कि CRPC में एक प्रोविज़न है कि जब भी कंप्लेंट फाइल होती है और उसमें मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि प्रोसेस जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वह अपने संतुष्टि के लिए एक इंक्वायरी होल्ड करेगा जिसमें सर्वप्रथम वह परिवादी पक्ष के बयान लेगा, जिसके लिए सेक्शन 200 CRPC में प्रोविज़न है। और अन्य कोई गवाहन पेश करना चाहता है परिवादी पक्ष तो उनके बयान सेक्शन 202 CRPC में रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसके बाद अगर लगता है मजिस्ट्रेट को ग्राउंड बनते हैं प्रोसीड करने के तो सेक्शन 204 CRPC में कार्रवाई करेगा, और उसे लगता है ग्राउंड नहीं बनते हैं तो वो सेक्शन 203 CRPC में केस को दाखिल दफ्तर कर देगा, केस को खारिज कर देगा। पर यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने जो है प्रसंज्ञान लिया, अक्यूज को जो है सम्मन किया, अक्यूज जो है अपीयर हुआ, उसने अपनी बेल कोर्ट से प्राप्त करी, और बेल के लिए सेक्शन है सेक्शन 437 CRPC। क्लियर हो गया, गॉट द पॉइंट ना। और उसके बाद अक्यूज ने जो है चार्जेस को डिनाई किया।
अब एक बात समझनी है हमारे को यहाँ पर कि जो ट्रायल है चेक केसेस में, ये बेसिकली है समरी ट्रायल, और अगर कोर्ट समन ट्रायल में कन्वर्ट करना चाहता है तो कोर्ट को सेक्शन 143 एनआई एक्ट को जो है फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही ऑर्डर पास करेगा। अगर ऐसा कोर्ट नहीं करता है तो सेक्शन 326 सीआरपीसी के तहत एक ही सेशन में या एक ही मजिस्ट्रेट को कंप्लीट ट्रायल जो है कंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करता है तो आगे आने वाला मजिस्ट्रेट प्रीवियस मजिस्ट्रेट के बयानों पर रिलाई नहीं कर सकता और ना ही उस पर कोई भी कार्रवाई कर सकता है। क्लियर हो गया आपको? अब साथियों, यहाँ पर जो कंसर्न कंप्लेनेंट है उसने अपने केस को प्रूव करने के लिए खुद के बयान कराए और डॉक्यूमेंट्स पे जो है रिलाई किया। डिफेंस ने जो है अपने बयान कराए और कुछ डॉक्यूमेंट्स पे जो है रिलाई किया, और उनको सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया अक्यूज को सेक्शन 138 के तहत। और उसका कहना ये है कि आपने जो है लीगल इन्फोर्सेबल डेट जो है पे नहीं करी है, और जिसके पेटे आपने चेक दिया वो चेक बाउंस हो गया, जिस कारण अब आप गिल्टी हो एज पर द प्रोटोकॉल। साथियों, इस जजमेंट के खिलाफ जो है एक अपील दाखिल की गई। अब अपील किस सेक्शन में होगी? सेक्शन 374 सीआरपीसी में। तो ये अपील जो है डिस्पोज हुई बाय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और अल्टीमेटली कंसर्न्ड सेशन जज ने एविडेंस को रीअप्रिशिएट करते हुए अपील को अलाउ किया और इम्प्यून जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, जिसके खिलाफ जो है मामला फिर अपील में गया हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में अपील जो है दाखिल सीधी नहीं होती है। अगर एक्विटल है और सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी में जा रहे हैं तो सबसे पहले अर्जी लगानी पड़ेगी कि हमें लीव टू अपील जो है दी जाए। वो लीव टू अपील मंजूर होगी, देन अपील जो है आपकी एडमिट होगी, अदरवाइज आपकी अपील एडमिट नहीं होगी। यहाँ पर जो अपीलांट है, मतलब जो परिवादिया है, उसका कहना यह है कि चेक जो है हमने दिया ये फैक्ट है, और ये टूवर्ड्स हमने अमाउंट दिया है ये भी फैक्ट है, और इसके पेटे नवंबर 8 में एक हमको चेक दिया गया ये भी फैक्ट है, और ये चेक जो है बाउंस हो गया ये भी एक फैक्ट है। इसके बाद में नोटिस दिया, वो नोटिस जो है इसको मिल गया, और इसके अलावा साइन जो है चेक पे अनडिस्प्यूटेड है। ये बहुत बड़ी बात समझनी है हमारे को यहाँ पर कि ये बेसिक कॉन्टेंशन रहता है परिवादी पक्ष का कि सिग्नेचर जो है अनडिस्प्यूटेड है चेक पे, तो सेक्शन 139 एनआई एक्ट का जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाए। तो यहाँ पर ही एक क्लिंचिंग पॉइंट यहाँ पर रेज हुआ, और ये भी कंटेंट हुआ कि जो लोन है वो सर्विस बेनिफिट के पेटे जो है पैसा जो आया उसके कॉन्सिक्वेंस में जो है दिया गया है। और उनका ये भी कहना है कि कंप्लेनेंट के पास जो है सफिशिएंट मीन्स था, पर अपीलेंट कोर्ट ने इस फैक्ट्स को अवॉइड करते हुए जो कन्विक्शन को एक्विटल में कन्वर्ट किया है बाय रिवर्सिंग ऑफ जजमेंट, ये गलत है। और उसकी कोर्ट से प्रार्थना थी कि जो जजमेंट है उसको सेट असाइड करते हुए जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है उसको रिस्टोर किया जाए। जो कंसर्न रेस्पोंडेंट है, अब उसने क्या क्या तर्क रेस किए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। और अगर हम नहीं समझेंगे ना तो ये जो लोग हैं हमारा गलत फ़ायदा उठाएंगे और हम किसी भी रूप में एक अच्छी प्रतिरक्षा कोर्ट में नहीं कर पाएंगे। उसका पहला अटैक था कि परिवादी के पास इतना बड़ा अमाउंट पे करने की कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट भी रिकॉर्ड पर है कि पैसा उसका है भी नहीं, पैसा उसके पति की डेथ के बाद जो बेनिफिट आए सर्विसेज के उससे जो है उसने पे किया है, ऐसा कंटेंशन उसका रिकॉर्ड पर रहा है। उसका ये भी कहना है कि नो डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रोड्यूस टू प्रूव दैट शी वॉज पजेसिंग सच अ ह्यूज अमाउंट। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा पेश भी नहीं हुआ है कि उसके पास जो है इतना बड़ा अमाउंट हो, और उसके पति की मौत जो है 7/8/2004 को हुई है, ये फैक्ट है। और सर्विस बेनिफिट क्या क्या मिले उसने कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करे। और उसका ये कहना है कि उसने जो पैसा है वो दिया है, बट इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट कि 2 लाख रुपए घर पर रखोगे इतने लंबे टाइम तक आप, और 4 साल बाद जो है आप ये पैसा जो है किसी को दोगे। ठीक है जी, तो ये कंडक्ट जो है कोर्ट ने माना एडवर्स। और दूसरी बात, जो पासबुक पेश करी कंसर्न परिवादिया की, उसमें केवल जो एंट्रियाँ दिखाई देती है वो एंट्रियाँ हैं मोटा मोटा बहुत छोटी, और जो बैलेंस है वो है 2000 रुपये के आसपास का। तो इससे अपने आप में मालूम पड़ता है कि इसका कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है। तो जब भी कोई मामले हों चेक के, और जो चेक जिस बैंक में लग रहा है उस बैंक का अगर सेविंग खाता है तो उसकी एक पासबुक होगी, तो उस पासबुक को जरूर तलब करा करो आप सेक्शन 91 सीआरपीसी में। इससे चर्निंग क्या है बैंक में ये मालूम पड़ जाएगी। देखो 90% लोग जो है इनकम टैक्स भरते नहीं है, ये तो मालूम है आपको। तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर के बाहर अमाउंट्स को जो है मैनिपुलेट करते हैं और अनअकाउंटेड मनी से जो है खेल खेलते हैं। जिनकी बैंकों में चर्निंग ही नहीं है और इतना बड़ा अमाउंट एडवांस कर रहे हैं, तो वो कैसे कर पा रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो ये एक प्लस पॉइंट जो है आपके लिए बन जाएगा। और इसके अलावा जो प्रिजम्पशन है वो तब तक रेज नहीं होगा तब तक कि केस प्रूव ना करते हैं, क्योंकि बेसिक जो है केस प्रूव करना है परिवादी को। भले हमारे साइन है, इसके बावजूद भी 139 एनआई एक्ट में प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं हो सकता, ये भी कॉन्टेंशन रहा। और उनका ये भी कहना कि ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं करा, जबकि एविडेंस को जो है अपीलेंट कोर्ट ने अप्रिशिएट करा और राइटली जो है एक्विट करा है कंसर्न अक्यूज को, जिस कारण ये वर्तमान अपील भी खारिज किए जाने योग्य है। यहाँ पर कोर्ट को ये देखना था कि जो अपीलेंट कोर्ट है उसने क्या ये सही करा कि जो कंसर्न जजमेंट था कन्विक्शन का उसको रिवर्स करना जो है जरूरी था, या अपीलेंट कोर्ट का जजमेंट एररनेस तो नहीं है, आर्बिट्रेरी तो नहीं है, कॉन्ट्री टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस तो नहीं है। ये कोर्ट को देखना था यहाँ पर।
कोर्ट का कहना कि यहाँ पर एक फैक्ट जो है अनडिस्प्यूटेड है कि जो परिवादी जो है वो विडो है और उसका हस्बैंड जो है एम्प्लॉय था KSRTC डिपार्टमेंट के अंदर। उनका कहना कि यहाँ पर कोई सीरियस डिस्प्यूट नहीं है कि अक्यूज भी जो है एम्प्लॉय है KSRTC के अंदर। जो परिवादी है उसने क्लेम किया कि उसे उसके पति के सर्विस बेनिफिट मिले और चूंकि उसके कंसर्न अक्यूज से जान पहचान थी जिस कारण उसने 2 लाख रुपए का उसको लोन दे दिया। यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कोई भी प्लीडिंग उसके परिवार में नहीं है कि जब उसके पति मर गए या उनकी डेथ हो गई तो उसका सर्विस बेनिफिट था उसे रिसीव हुआ और उसके पेटे जो है उसने ये अमाउंट टेंडर किया। तो बेसिक फैक्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन कंसीडर करता हुआ यहाँ पर चल रहा था। उसका हस्बैंड जो है 7/8/2004 को जो है मर गया है या उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद ये ट्रांजिशन लंबे टाइम बाद हो रहा है। तो ये टोटली बियॉन्ड इमेजिनेशन है एज पर क्लेम ऑफ द कंप्लेनेंट कि उसने जो है ऐसा किया, बट उसने कोई भी ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड पर पेश नहीं करी टू शो दैट कि इतना बड़ा अमाउंट उसके पास में था और एंटायर सर्विस बेनिफिट उसने रख लिया। इवन जो पासबुक पेश करी है उसमें बहुत छोटा बैलेंस जो है दिखाई देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्लेनेंट ऑल्सो असर्टेड दैट देयर वाज एन एग्रीमेंट टू चार्ज कि एक अमाउंट जो है 24% का जो इंटरेस्ट के रूप में जो है इसको पे करना था। पर यहाँ पर ये फैक्ट है कि वो मनी लेंडर तो यदि भी नहीं है और उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि कई बार जेरे में फैक्ट आपको लेके आना पड़ेगा, भाई ये जो पैसा है ये ब्याज पे दिया गया और ऐसा कौन आदमी होगा धरती पे कि जो बगैर ब्याज के जो है अमाउंट दे रहा है। तो दोनों बातें आपके लिए प्लस हो गई। अगर वो कहते हैं ब्याज पे दिया तो मनी लेंडर नहीं है तो तूने ब्याज कैसे क्लेम कर लिया, और ब्याज पे नहीं लिया तो तूने इतना बड़ा उसकी हेल्प कैसे कर दी बिना लिखा पढ़ी के। तो दोनों ही बातें अपने लिए यहाँ पर प्लस होने वाली हैं। और यहाँ पर अक्यूज का कहना यह है, एक इंपॉर्टेंट स्टैंड लिया था अक्यूज ने कि जो कंसर्न गवाह है DW2 उसको उसने जो है एग्जामिन कराया है। ये जो है सर्विसेज से डिसमिस हुआ था और ये KSRTC में से कंडक्टर जो है काम कर रहा था और इसे भी 40,000 रुपये का लोन जो है परिवादी ने दिया और सिक्योरिटी पेटे इसने जो है 4 चेक और 2 प्रोमिसरी नोट जो है दिए। इट इज़ कंटेंट दैट द सेड चेक्स वर मिसयूड, हेंस ही वुड कंटेंट दैट चेक इज नॉट इशूड टुवर्ड्स लीगल एनफोर्सेबल डेट। तो उसने कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास किया कि जो ये परिवादिया है ये एक हैबिचुअल महिला है, जब इस तरह से मैनिपुलेशंस कर सकती है तो ये संभवता है कि इसने मेरे साथ भी जो है मैनिपुलेशंस किया हो, जिस कारण 2 लाख रुपए की कोई भी डेट नहीं है और कोई भी यहाँ पर उधार राशि नहीं बनती है। चेक्स का जो है मिसयूज़ किया गया है। कंप्लेंट ने कहीं भी असर्ट नहीं करा कि उसके पति की मृत्यु कब हुई और कब उसको अमाउंट मिला, और इन द क्रॉस एग्जामिनेशन उसने ये क्लेम किया है या एडमिट किया है कि उसके पति की जो मृत्यु है ये हुई है 7/8/4 को, और उसने कहा है कि उसे 1,40,000 रुपये जो है डेथ बेनिफिट के मिले आफ्टर 6 मंथ ऑफ हिज डेथ। और उसका ये भी कहना है कि शी रिसीव टोटली 4,50,000 ऑफ सर्विस बेनिफिट, पर से कोई डॉक्यूमेंट जो है पेश नहीं हुआ है। और जो एग्जिबिट P9 रिकॉर्ड पर है उसमें जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो हुआ है 3,66,547। क्लियर है। और ये जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है ये हुआ है 14/9/2004 से 8/11/2005 तक, इंक्लूडिंग सर्विस बेनिफिट एंड द पेंशन अमाउंट। और उसका कंटेंशन है कि उसे 4.5 लाख मिले हैं। तो ये बातें सपोर्ट नहीं हो रही है बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक बात ध्यान में रख लो आप लोग कि सेक्शन 62 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है ये प्राइमरी एविडेंस है और ऑक्यूलर एविडेंस जो है उसका वैल्यू नहीं है अगर जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो कुल मिला के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अगेंस्ट जो है उसने यहाँ पर बयान कोर्ट में अर्ज किया। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज हार्ड टू एक्सेप्ट दैट शी केप्ट ऑल द बेनिफिट अमाउंट इन हर हाउस विदाउट डिपॉजिट इन द बैंक विदाउट फैचिंग एनी इंटरेस्ट। और ये बियॉन्ड कंडक्ट है कि इतना छोटा अमाउंट वो अपने पास में रख लेगी, बैंक में जमा नहीं कराएगी या कोई इंटरेस्ट उससे ड्राइव नहीं करेगी। और उसका कंडक्ट जो है चार्जिंग इंटरेस्ट एट अ वेरी हाई रेट, ये इटसेल्फ शो करता है कि वो इंडायरेक्टली इन्वॉल्व है इन द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग। और उसने कोई भी एविडेंस ऐसे प्रोड्यूस नहीं करी है कि एलिस लोन जो है उसे 5/1/7 को एडवांस किया और उस समय वो इतना रुपए कैश इन हैंड को लेकर उसे परचेज कर रही थी। कोई भी एविडेंस जो है रिकॉर्ड पे पेश नहीं हुई टू शो दैट कि इतना बड़ा अमाउंट जो है वो लैंड किया गया और इतना बड़ा अमाउंट लैंड करने के लिए उसके पास घर में जो है कैश उस दिन अवेलेबल था। और उसने अपने क्रॉस में जो है एडमिट करा कि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो 50,000 से ऊपर का लोन जो है दे सके। एंड इफ़ शी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी सर्विस बेनिफिट ऑफ हर हस्बैंड, अगर वो अपने पति का सर्विस बेनिफिट रिसीव नहीं करती तो वो 50,000 से ऊपर का लोन भी नहीं दे सकती थी। और उसका एडमिशन अपने आप में डिस्क्लोज करता है कि शी रिसीव सर्विस बेनिफिट इन फेज वाइज एंड टोटल एक्सटेंट ऑफ अमाउंट शी हैज़ नॉट डिस्क्लोज। तो उससे सर्विस बेनिफिट तो मिला बट कुल कितना मिला उसने कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करा है। और उसने ये भी एडमिट करा है कि शी हैज़ ड्रॉन द अमाउंट टू फुलफिल हर नीड्स। उसने कुछ पार्ट इसका यूज़ भी किया है अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए और कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ भी किया है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है कि उसे 2 लाख रुपए का कैश बैलेंस जो है मेंटेन किया हो, ये अपने आप में जो है अराइज नहीं होता कि छोटा अमाउंट तो आपको मिला और आपके खर्चे भी हैं और उसके बाद लंबे टाइम तक आप कैश घर में रख रहे हो और उसके बाद कंसर्न अक्यूज को दे रहे हो, तो ये अपने स्नैरियो में ही संपूर्ण केस को जो है डाउटफुल करता है।
और उसकी एविडेंस जो है फर्दर डिस्क्लोज करती है कि शी इज़ गेटिंग अ पेंशन ऑफ ₹736 और उसके 2 बच्चे हैं और इन्हें भी 200 रुपये जो है पेंशन इनके लिए मिल रही है। अगर इस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड पर देखा जाए या दिमाग में रखा जाए तो मंथली इनकम जो है इनको हो रही है केवल 1,136 रुपये की, और जिस कारण ये बहुत ही हार्ड टू एक्सेप्ट है कि इतना छोटा अमाउंट मंथली इनकम को होने के बाद भी इतना बड़ा अमाउंट जो है ये लैंड कर दें। ठीक है जी। और अदर कंटेंशन जो था वो ये था कि इसने जो है प्लॉट सोल्ड कर दिया और आउट ऑफ सेल प्रोसीड इसने जो है व्हीकल लोन जो है क्लियर करा, बट ऐसी भी कोई एविडेंस जो है फाइल पे नहीं थी कि ऐसा हुआ हो। ना तो इसके हस्बैंड के पास ऐसा कोई प्लॉट था, ना इसके पास ऐसा कोई प्लॉट है, और उसको उसने बेचा हो या एलिनेट करा हो। तो कुल मिला के फाइनेंशियल कैपेसिटी पे जो है अटैक था कंसर्न डिफेंस का। तो एक बात आप दिमाग में रख के चलो कि आपको भी जो है फाइनेंशियल कैपेसिटी पर अटैक करना ही करना है, ताकि हम इजीली प्रूव कर सकें कि ये ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है और ना ही इसकी कैपेसिटी। अगर आप चुप रहोगे तो इसका फ़ायदा जो है अगला उठाएगा, और आप जितना अटैक करोगे फाइनेंशियल कैपेसिटी पे उतना फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो हर एक डॉक्यूमेंट को तलब करवाओ, 91 की अर्जियाँ लगाओ, बार बार लगाओ, कोई भी रेज्यूटिकेटर लागू नहीं है, पर आपको अर्जियां दाखिल करनी पड़ेगी। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है जिससे केस का खुलासा हो सकता है तो उसको तलब फरमाया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो प्रेजेंट कंप्लेनेंट है उसने एक क्रिमिनल केस भी जो है फाइल किया अगेंस्ट 1 श्रीनिवासा फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द NI एक्ट, और एग्जिबिट D3 से जो है एविडेंट है। साथ ही उसके अलावा उसने एग्जिबिट D1 डॉक्यूमेंट जो है पेश किया और उसके जरिए से शो करने का प्रयास किया कि जो प्रेजेंट कंप्लेनेंट है इसने एक क्रिमिनल केस और भी फाइल करा है अगेंस्ट 1 श्रीनिवासा, और इस केस में जो है इसने 2.5 लाख रुपये के संबंध में जो है बात लिखी है। और इससे ये मालूम पड़ता है कि ये जो है बिजनेस कर रही है हैबिचुअल एज अ मनी लेंडिंग बिजनेस, और इसका कोई भी लाइसेंस जो है इसके पास में नहीं है। तो ये सारे फैक्ट्स जो है कोर्ट ने असर्ट किए और कोर्ट ने जो है ऑब्जर्व किए, और कोर्ट ने ये भी देखा कि अपार्ट फ्रॉम दैट एज पर द असर्शन ऑफ द कंप्लेनेंट अमाउंट वाज पेड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रदर इन लॉ विष्णु, और विष्णु जो है यहाँ पर एग्जामिन नहीं हुआ। तो ये भी बातें जो है जेर में पूछ लिया करो आप कि किसकी उपस्थिति में जो है अमाउंट दिया गया और इतना बड़ा लैंडिंग कैसे कर दिया जब कैपेसिटी नहीं है। तो ये सब बातें जो है फेडरल है, और अगर किसने किसी और को उधार दे रखे हो पैसे तो इस बारे में भी जो है प्रश्न पूछो और इस बारे में भी जो है आप अटैक करो। तो कोर्ट ने कुल मिला के लिख दिया कि जो रिकॉर्ड है उससे कहीं मालूम नहीं पड़ता कि 2 लाख रुपए की इसकी कैपेसिटी और इतना रुपए से एडवांस किया हो। और इसके अलावा जो अदर गवाह हैं वो भी ये डिपोज करते हैं कि इसकी ये हैबिट है कि ये पैसा देती है फिर चेक लेती है, चेक का जो है मिसयूज़ करती है। तो कोर्ट ने सारी स्थितियों को देखते हुए इसको फेटल माना और अल्टीमेटली जो जजमेंट था एक्विटल का उसको जो है रीजन माना। तो साथियों कुल मिला के एक बात जो है मैं समझ में आती है कि अगर कोई परिवादी पक्ष रिकॉर्ड पे कोई फैक्ट लेके आ रहा है और वो मनी जो है अनअकाउंटेड है तो उस स्नैरियो में जो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उस पर जेरे करो, और अगर प्रीवियसली उससे किसी पे केस फाइल कर रखे हैं तो उस फैक्ट को भी जो है रिकॉर्ड पर लेकर आओ। और तीसरी बात कोर्ट को विश्वास दिलाओ कि जब इसकी चर्निंग ही नहीं है बैंकिंग सिस्टम में तो इतना बड़ा अमाउंट घर में रखा कैसे। और मेन बात है कि ITR को लेकर आओ, क्योंकि ITR में कॉलम दिखाना होता है कि कितना कैश जो है आपके पास में था ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अगर वो कैश ही नहीं है और मनी पूरा अनअकाउंटेड है तो अल्टीमेटली उसका फायदा आपको मिल जाएगा। घबराने का नहीं है, केवल केस को कंटेस्ट करना है टेक्निकल एंगल से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना साथियों, और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे पेज को और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।